नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दो अतिथि हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अवनीश पीएन शर्मा जी और आनंद कुमार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम लोग संभल पर बात करेंगे और संभल पर बात करना इसलिए अभी जरूरी है क्योंकि उसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। महाराष्ट्र के झारखंड के नतीजे आए, महाराष्ट्र में हिंदुत्व की बम्पर विजय हुई। अब उसके विश्लेषण चाहे जो भी हों कि प्रति ध्रुवीकरण हुआ या फिर वो फडणवीस की जीत हुई या स्थानीय मुद्दों की जीत हुई वगैरह वगैरह, जो भी उसके आयाम निकले, लेकिन एक बात तय है कि शरद पवार, कांग्रेस और इंडी अलायंस, सबसे ज्यादा दुर्गत तो उद्धव सेना की हुई। उद्धव ठाकरे का फिलहाल अभी महाराष्ट्र की राजनीति से वजूद खत्म हो गया है। बाद में वापसी कर लें तो कर लें, लेकिन इसके ठीक समानांतर संभल में जो मुसलमान सड़कों पर उतरे, जिस तरह उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की एक सरकारी काम में, वहां संभल की शाही मस्जिद, जामा मस्जिद, आजकल तो इस तरह के नाम हमारी जुबान पर भी चढ़ रहे हैं, लेकिन खैर संभल की जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश वहां की स्थानीय कोर्ट ने दिया था और वही करवाने वाली टीम पर इस तरह से हमला हुआ। 3 लोगों की मौत हुई है जो क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं और पुलिस ने फिलहाल 12 घंटे के अंदर स्थिति पर काबू कर लिया है। लेकिन ये चुनावी नतीजों के साथ ही ऐसी क्यों शुरुआत हुई? शुरू करेंगे अवनीश जी के साथ, जो शायद कुछ डेटा देख रहे हैं, और उसके बाद जाएंगे आनंद कुमार के पास। अवनीश जी। जी, मेरी आवाज आ रही? ठीक है, तो फिर मेरी आवाज सुनो। फिल्म का नाम देखिए, संभल पर शुरुआत अगर करें हम, तो पहले तो मुझे ये लगता है कि ये प्रश्न हम सबको अपने आप से पूछ लेना चाहिए कि संभल क्यों, संभल कैसे, और अभी और कितने संभल बाकी, और कितने संभल होने आवश्यक है। जी हाँ, आपके दर्शकों को बड़ा अटपटा लग रहा होगा जब मैं संभल का स्वागत कर रहा हूं, जो कुछ भी हुआ। जरा समाचार बांध देते हैं, अपडेट हो जाएं दर्शक। 19 बात बहुत सारी पुरानी नहीं है। ये अलग बात है कि आपने कहा कि आपको भी आदत पड़ जा रही है शाही और फलाने ढिकाने लगाने का। क्यों ना आदत पड़े साहब। जिस कल्की मंदिर संभल के चंदौसी में, उसको जबरिया कब्जा के और शाही मस्जिद घोषित कर देने की बात और उसके रूप में इस्तेमाल करने की बात चल रही है, तो साहब मामला आज का थोड़ी ना है। 15वीं शताब्दी में कहा गया कि कल्की मंदिर तोड़ के वहां पर कब्जा किया गया और बनाया गया, लेकिन आपने क्या किया? 1920 का जो एक आपके पास पुरातात्विक वाला कानून है, मैं उसके बहुत ज्यादा डिटेल नाम नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन है, उसके तहत आपने इसको राष्ट्रीय संरक्षित इमारत घोषित किया है और उसका नाम जो लिखा हुआ है, दर्ज है, वो शाही मस्जिद है। तो आदत तो पड़नी ही है। 1920 से आदत पड़ी हुई है। तो व्यालोक जी अगर आज बोल रहे हैं शाही मस्जिद, तो उसमें क्या गलत है? मैं कल भी बोलूंगा शाही मस्जिद, तो क्या गलत है? मैं तब तक बोलूंगा जब तक उसको वापस अयोध्या के बाबरी मस्जिद जैसी उसकी स्थिति नहीं हो जाती संवैधानिक रूप से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तब तक तो बोलना ही पड़ेगा। ये घटना जो हुई है, ये बहुत पुरानी नहीं है व्यालोक जी। 19 नवंबर को विष्णु शंकर जैन, जो वकील हैं, लेकिन याचिका सिर्फ उनकी नहीं है। इंटरेस्टिंग यह है कि इसमें याचिकाकर्ता कौन है? इसमें सरकार नहीं गई थी। इसमें याचिका लेकर वहां के स्थानीय लोग गए थे। इसमें नोएडा के एक निवासी हैं वेदपाल सिंह, संभल के रहने वाले हैं राकेश कुमार जी, और तीसरे व्यक्ति श्री जीतपाल यादव जी हैं, जो याचिका लेके गए थे। फिर उसके बाद वो हरिशंकर जैन जो है वो वकील नियुक्त हो गए। उसमें एक दूसरे पार्थ यादव भी वकील हैं। 19 नवंबर को सत्र न्यायालय में ये हुआ कि साहब ये हमारा कल्की मंदिर है और वहां हमारे सबूत बिल्कुल चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, और आप वहां एक सर्वे करा लीजिए ताकि पता लग जाए कि हम जो क्लेम कर रहे हैं कि कल्की मंदिर है वही है क्या। अदालत ने आदेश दिया कि आप एक काम करिए, एक सर्वे करा लीजिए, और सर्वे करा के 29 नवंबर, आज 25 नवंबर हम बात कर रहे हैं, 19 नवंबर को मुकदमा गया कोर्ट में। 29 नवंबर को सर्वे की रिपोर्ट लाई है।
उस जामा मस्जिद की जो स्थिति है मेरे अपने सूत्रों के अनुसार, उसकी दीवारों पर मूर्तियां हैं, उसको प्लास्टर से एज यूजुअल ढक दिया गया है, जैसा कि अनवापी में आपको दिखाई देता था, जैसा आपको बाद में बाबरी मस्जिद में दिखाई दिया। तो इतने चीख चीख के बिल्कुल खुले हुए सबूत थे। सर्वे का काम शुरू हुआ और कल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का फिर से निर्धारित हुआ कि सर्वे हो जाएगा। सर्वे कंप्लीट हो गया। सर्वे कंप्लीट होने के बाद जब टीम वहां से वापस लौट रही थी, मिनटों के भीतर वहां 4 से 5 हजार की दंगाइयों की भीड़ इकट्ठी हुई। पथराव शुरू हुआ, सिर्फ पथराव नहीं, वाहनों पे आगजनी शुरू हुई, छतों से गोलियां चलाई गई और पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। लेकिन जो भी मौतें हुई हैं वो क्रॉस फायरिंग में हुई हैं, दंगाइयों के आपस ही क्रॉस फायर में हुई। सवाल यह होता है कि यहां क्या प्रशासन ने किसी मुसलमान की बिल्डिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया था या करने चली थी? नहीं चली थी ना। उस पर तो अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई दिया है और वो शानदार गाइडलाइन है। लोग कहे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। सेक्टर 16 छाप मीडिया भी चिल्लाया कि आहा थम गया बुलडोजर, लेकिन नहीं, उसका तो व्यवस्था कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए मैं लगातार स्वागत कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन का कि आपने पूरे भारत में बुलडोजर चलने की हर अवैध के खिलाफ इसका मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन जो सबूत चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि सर्वे अगर सत्र न्यायालय से शुरू हुआ है तो ऐसा नहीं है कि 29 तारीख को वो हिंदुओं को सौंप दी जाएगी। बहुत लंबा वक्त लगेगा ना उसमें। लेकिन ये जो दंगा किया गया, सर्वे पूरा होने से पहले होना चाहिए था। लेकिन दंगा कब किया गया? सर्वे कंप्लीट होने के बाद, ताकि आपको मीरापुर जैसी एक तनी हुई पिस्तौल, 3-4 लाशें, आधा दर्जन लाशें मिले, खूब सारी तस्वीरें आए और पूरे देश में इनका जो बैकफायर, इनको बैकअप देने वाला जो इकोसिस्टम है वो सक्रिय हो, इंटरनेशनल स्तर पर पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो कि भारत में मुसलमानों का जीना दुर्भर हो गया है, उनके मजहब की रक्षा भारत में नहीं हो पा रही है। और ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति की सरकार के तहत हो रहा है। ये तो सोने पर सुहागा है। और साहब, मैं, बहुत लोग ये कहेंगे, मैं अंतिम बात अपनी कह रहा हूं कि ये महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया है, कुंदरकी में जो रिजल्ट आया, उसका नतीजा है। मैं ऐसी बातों को ढेले भर का कान नहीं दूंगा। महाराष्ट्र में कितनी जगहों से इस तरह की खबरें आई हैं? महाराष्ट्र से तो नहीं आई हैं, संभल से ही क्यों आई हैं? जबकि कुंदरकी में यह साफ हो चुका है कि वहां पर पसमानदाओं ने एक अशराफ के खिलाफ विद्रोह किया और वोट दे दिया है भाजपा को। मैं इसे आंशिक अलतकैया मानता हूं, क्योंकि ये उनके अंदर की शेकिंग है, जिसमें उन्होंने एक मैसेजिंग दिया है कि 2.5 साल के लिए हम, अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे। और एक चीज और कह दे रहा हूं चुनावी रूप से, अगर कांग्रेस इस चुनाव में अखिलेश यादव को अकेला न छोड़ी होती और चुनाव लड़ गई होती और कहीं कुंदरकी सीट से कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार उतार दिया होता, कुंदरकी सीट कांग्रेस जीत गई होती। इसलिए एकदम स्थानीय झगड़ा है, स्थानीय मैसेजिंग किया और वो मैसेजिंग बड़े स्मार्ट तरीके से, बड़े संगठित तरीके से करना जानते हैं। तो इसलिए साहब देखिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा कि और कितने संबल हों जब हिंदू कहे कि हाँ ये हमारी जगह है, हमें वापस दो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसके लिए इस देश में अभियान चलना चाहिए कि उसको जितनी जल्दी केंद्र सरकार समाप्त करे। अब तक समाप्त क्यों नहीं हुआ? ये मुंह पे कालिक है, बात इस पर होनी चाहिए। हमारा समाज सनातनी हर एक ऐसा संबल मांगेगा, हर एक ऐसा संबल मांगेगा और उसे मांगना चाहिए। अवनीश जी ने जहां बात शुरू की, वहीं से जहां खत्म की, वहां से मैं शुरू करता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1800 मंदिर तो चिन्हांकित हैं जो बिल्कुल सामने दिखते हैं कि भाई ये मंदिर है, इस पर ऊपर हो गया है। मतलब पूरी तरह भूमिसात भी नहीं किए गए हैं वो मंदिर। जैसे आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है, या संभल की ये मस्जिद है, या कई जगहों की बहुत सारी मस्जिद है। 91 में कांग्रेस की सरकार थी, ये काला कानून पारित हुआ, लेकिन अब तक क्यों नहीं बदला जा रहा है? पहला सवाल आनंद जी ये उठता है। दूसरा,
कि संभल की घटना महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ, अवनीश जी ने पूछा। महाराष्ट्र में नहीं होगा क्योंकि वहां हिंदू ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से जीते हैं और वो उसके बाद सड़कों पर नहीं उतरते। ये तो प्रतिक्रिया है कि हिंदू के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। इन दो सवालों के बरक्स पूरी संभल की घटना को कैसे देखते हैं अनंत कुमार जी? जी धन्यवाद आलोक भाई। इसमें अगर बात हम लोगों को शुरू करनी है तो दो चीजों से शुरू करनी होगी हम लोगों को अपनी बात। सबसे पहली बात तो हम लोगों को शुरू करनी होगी मौलाना नोमानी से। मौलाना नोमानी जो है ये कहीं और का नहीं है, ये यूपी का ही है। हेलीकॉप्टर से भले इसे पूरे महाराष्ट्र में घुमाया हो कांग्रेसियों ने, और कांग्रेस के जितने चेले चटिए हैं उन लोगों ने हेलीकॉप्टर से इसे पूरे महाराष्ट्र में घुमाया, और बाद में जो इन्होंने अपनी 20-25 मांगे रखी उसके बाद भयावह ध्रुवीकरण भी हुआ। ये इसके बयान का ही नतीजा है। और ये मौलाना नोमानी लौट के कहाँ गया होगा? तो ये मौलाना नोमानी जो था ये लौट करके तो वहीं यूपी गया था। तो ये लौट करके वहीं जाता है, तो जहां का है वहां पे इसके पास समर्थन नहीं होगा, ऐसा मान लेना तो बिल्कुल बेवकूफी होगी। उसके अलावा जो एक इकोसिस्टम की बात चली, तो इकोसिस्टम पर देखिए कि इकोसिस्टम भी गौर करने लायक है। मौलाना नोमानी वापस जाते ही एक बयान जारी करता है। इस बयान में मौलाना नोमानी कह रहा है कि ये जो आधा तीतर आधा बटेर है ये नहीं चलेगा। सीधे सीधे ही जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है वो लोग सीधे सीधे ही अपना नाम घनश्याम दास रख लें। ये आधा तीटर आधा बटेर नहीं चलेगा। मतलब जो हम कह रहे होते हैं मिक्स वेज वाली बात कि आगे भाई मोहम्मद लगा रखा है तुमने, पीछे चौहान लगा रखा है, ये मिक्स वेज क्या बना रखा है। तो यही जो मामला है, यही बात जो है मौलाना नोमानी ने कह दी। अब मौलाना नोमानी इतना बड़ा आदमी है कि जब वो कहेगा तो सभी लोग सुन चुके होंगे। अगर नहीं सुन चुके हैं तो वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, मैंने सुबह ही डाला है, वहां से देख सकते हैं। तो अब ये है कि जब ये बात वो कह देता है और इसका असर नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो जहां उसके पास समर्थन ज्यादा है वहां पर वो असर दिखने लगा। इसके बाद जो इकोसिस्टम वाली बात अवनीश भाई ने कही, तो इकोसिस्टम कैसे काम करता है, एक नजर आप अगर सोशल मीडिया पर डालेंगे तो आपको एक के बाद एक सीधे अरफा खानम शेरवानी से शुरू कीजिए। फिर कहा जाता है कि बक्सर का कोई मुस्लिम नौजवान है, मोहम्मदन नौजवान है, और वो ध्रुव राठी पैरोडी नाम से अकाउंट चलाता है, वो आपको करता हुआ दिख जाएगा। ऐसे ही आपको कम से कम दर्जन भर, एक दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, दर्जन भर आपको बड़े अकाउंट जिनमें लाखों में जिनमें फॉलोअर्स की संख्या है, वैसे अकाउंट आपको दिख जाएंगे जिनसे इस संभल वाले दंगे को जो है वो भड़का के दिखाया गया, और आपस में उन्होंने एक दूसरे को गोली मार ली। और ये आपस में गोली मारने की घटना जो है वो एक दूसरे को, वो भी कोई पहली घटना नहीं है। बिहार का अगर आप चुनाव याद करेंगे तो आपको याद होगा कि कटिहार में पुलिस पर गोलियां चलाई गई थी, और पुलिस पर गोलियां जब चलाई गई और उसकी बाद में जांच हुई तो पहले ये कहा गया था कि भाई पुलिस ने गोली मार दी एक मुस्लिम नौजवान को, लेकिन जैसे ही जांच हुई तो पता चला कि देसी कट्टे की गोली थी और आपस में ही भीड़ में किसी ने गोली चलाई और गोली से एक मोहम्मदन नौजवान ही जो था वो मारा गया। तो ये पहले जो है कटिहार में हो चुका है, और ये यही चीज जो है ये यहाँ पे भी हुई है। भीड़, इनके पास हथियार होते हैं और ये लोगों पर गोलियां चला सकते हैं। ये चीज जो है अभी हाल में आप बहराइच में देख चुके हैं, जहां एक युवक को गोली मार दी गई, बेकसूर युवक को गोली मार दी गई। उसका कसूर इतना नहीं था, ऐसा नहीं था कि उस पर गोली मार दी जाए। तो अपनी बारी आते ही आप गोली मार देंगे, और जब आप गोलियां चला रहे हैं तो आप पर वापसी में पुलिस गोलियां न चलाए, ये कहने भी आ जाएंगे। तो ये जो दोहरी नीति है, ये दोहरी नीति भी जो है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो ये गेम जो इकोसिस्टम चला रहा होता है, या जो विक्टिम कार्ड प्ले करने का तरीका होता है वो कैसा होता है, वो इस मामले में बहुत साफ साफ आपको नजर आएगा कि पहले दंगे भी खुद भड़काओ, दंगाई भी आप खुद हो, और उसके बाद आप ये कहने आ जाओ कि हम दंगाई नहीं भाई, हम तो विक्टिम है, हमें तो गोली मार दी गई है, हम तो सिर्फ पत्थर चला रहे थे जी, जवाब में पत्थर ही चलते, गोली क्यों मार दी। तो ये जी सिस्टम जो है ये कहीं ना कहीं बदलना होगा। कानून की जहां जी तक बात है तो 1991 वाला जो कानून है उस पर चर्चा अब शुरू होनी चाहिए। जो भी इकोसिस्टम के लोग हैं उन सब ने इस कानून की चर्चा कर दी है। यहां तक कि आप देखेंगे कि एक चंद्रशेखर रावण नाम का जो एक पता नहीं कौन सा मिक्स वेज है वो, अजीब सा नाम रखा हुआ है उसने,
तो ये जो चंदू है, इसने अपना जो है बयान जो जारी किया है, उसमें भी इसने यही कहा है कि 1991 का जो कानून था उसके रहते हुए ये सर्वे हुआ कैसे। तो 1991 के कानून के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं से भी ये कानून सर्वे से मना नहीं करता। जांच लो कि ये जगह जो है वो असल में हिंदू मंदिर है या मुस्लिम मस्जिद है, इस बात से वो मना नहीं करता। वो सिर्फ इस बात से मना करता है कि मौजूदा व्यवस्था जो 1947 में थी वही बनी रहेगी। अब ये काला कानून है, काला कानून क्यों है? तो न्याय का जो बेसिक टेनेट ऑफ जस्टिस जिसे आप कहते हैं, मूल सिद्धांत जो होता है न्याय का, उसके ही ये खिलाफ जाता है। सभी लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो भी धर्मस्थल कब्जाए गए वो हिंदुओं के थे या फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं भारत में उनके थे। सिखों ने भी अपना एक गुरुद्वारा वापस लिया था। ऐसा नहीं है कि सिखों ने अपना गुरुद्वारा मुस्लिमों से वापस नहीं लिया। अगर आप मीनाक्षी जैन वगैरह की किताब जो है राम मंदिर के ऊपर, उनमें देखेंगे तो आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा कि सिखों ने भी अपना एक गुरुद्वारा वापस लिया है। तो हिंदुओं के मंदिर या तो कब्जाए गए हैं या फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके धर्मस्थलों को कब्जा कर लिया गया है। आप अगर कुतुब मीनार भी देखेंगे तो वहां पे बाहर ही एएसआई ने लिख करके रखा हुआ है 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके ये बनाया गया। ऐसे ही अगर आप माउंट आबू पर चले जाएंगे तो माउंट आबू पर भी आपको दिख जाएगा कि वहां पे जो जैन मंदिर है उस पर भी हमले के साक्ष्य जो है वो स्पष्ट नजर आ जाते हैं। तो जो हथियाया गया वो सिर्फ एक समुदाय का था और हथियाने वाला जो था वो एक समुदाय विशेष का था। तो उसे छूट मिल जाए कानूनों से, ये व्यवस्था जो है अगर किसी कानून के जरिए की जा रही है तो ये जो न्याय का मूल सिद्धांत है उसके सीधे सीधे खिलाफ जाता है। इसी तरीके को अगर आप आगे बढ़ा के देखेंगे तो कल को ये आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे ये भी सोचने लायक बात है। कल को तो ये कहेंगे कि भैया जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है वही बना के रखो, आरक्षण जो है उसे हटा दो। जी, और तो ये इसीलिए आरक्षण अब विरोधी लोग भी हैं, ये जी भी आपको समझना होगा। और आनंद जी, आप इससे पहले कि हारमोनिया लेके इधर उधर निकलें, वापसी करते हैं इसी मुद्दे पर। संभल मुसलमानों का आक्रमण, महाराष्ट्र की जीत, ये कुल मिलाकर दर्शकों श्रोताओं मोटा मोटी हम लोग बात कर रहे हैं और इसके उपायों पर। अवनीश जी, आनंद जी, अब ये ओपन मंच में कर रहा हूँ, प्लीज 2-2 मिनट में आप लोगों ने जो जो बात छूट गई हो, जो जो बात कहना चाह रहे हो, जोड़ना चाह रहे हो हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए, शुरू अवनीश जी से करेंगे। अवनीश जी। जी देखिए वैलोक जी, समस्याओं पर इस देश में हम लोग बड़ा पारंगत हैं बात करने के लिए, करनी भी चाहिए। अरे भला हो 2014 से इस देश में जय गुरुदेव सतयुग आया है कि इस देश में हिंदुओं की समस्याओं पर बात हो रही है, वरना हिंदू कहां समस्या में था। हम तो जब से होश संभाले हैं, इस्लाम जो है वो हफ्ते में 3 दिन होम्योपैथी दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम या कहिए 2-2 घंटे पे खतरे पे आ जाता था। लेकिन 2014 से एक समाधान तो मिला है कि हिंदू सेंट्रिक बातें हो रही हैं, सनातन सेंट्रिक बातें इस देश में हो रही हैं। लेकिन ये हो क्यों रही हैं? क्योंकि राष्ट्रवाद और भारत प्रथम, और राष्ट्रवाद और भारत प्रथम जब भी कहा जाएगा तो वो सनातन से संरक्षित और आच्छादित होगा, वैचारिक रूप से चाहे किसी रूप में, क्योंकि भारत स्वाभाविक रूप से हिंदू देश है, सनातन देश है। यही वजह है कि हिंदू पार्टी बाय डिफॉल्ट भारतीय जनता पार्टी हो जाती है। इसीलिए इस देश का पूरा विपक्ष, राष्ट्रवाद का मतलब भाजपाई, राष्ट्रवाद का मतलब संघी, राष्ट्रवाद का मतलब हिंदूवादी, ये पर्यायवाची बना लिया। यह कम से कम इस देश के सनातन के और राष्ट्रवाद की जीत है कि हम पर्यायवाची हो चुके हैं और इतना हम रंग चुके हैं कि हम सबके नाम जो है वो उस रंग में, इसी बातचीत में, इसी वीडियो में हम ऐसे रंगों का चुनाव करने लगे हैं कि जब अवनीश पीएन शर्मा, व्यालोक और आनंद कुमार जो है वो भगवा में नाम लिखा हुआ है, वरना हम भगवा टी शर्ट नहीं खरीदते थे, हम उस रंग से बचते थे। हम इतने बड़े पाखंडी शुद्धतावादी थे। तो एक समाधान तो हमने 2014 में हासिल कर लिया है, 2014 से अनवरत, और किस तगड़ी कार्रवाई से हमने हासिल किया है, कितना शौर्य हमने इसके लिए अपना दिया है, कितना बलिदान दिया है।
दर्शकों, ये 2 उंगली भी नहीं, क्योंकि ईवीएम पे क्या उंगली चलती है, एक पे स्याही लगती है और दूसरी चलती है। हमने सिर्फ इतना किया है, हम पोलिंग बूथ गए हैं, चुनाव दर चुनाव हम जितना भी कर पाए हैं वहां हमने उंगलियां चलाई हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश के सनातनी को, इस देश के हिंदुओं को तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। यह मजाक की बात नहीं है। जिसने भी ये मजाक बनाया हो कि उंगली करता है, उंगली कर दूंगा, मैं उसको नमन करता हूं, मैं उसको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई साहब वाकई आपने हमें सिखा दिया, ईवीएम पे जाएंगे हम उंगली करेंगे। और उसी का नतीजा है कि हम अब बहस के केंद्र में हैं। हमने बाबरी ढांचे को गिरा तो दिया था, लेकिन मंदिर बना लिया है, उंगली के नतीजा है। हम संभल जैसी तमाम जगहों पर अपनी उंगलियां कर रहे हैं, क्योंकि हमने हर 5 साल में उंगली करने की आदत जान ली है। हमने महाराष्ट्र में अभी अभी उंगली की है, और हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और कुंदरकी की वजह से ये संभल में औकात पे आ गए, तो हमने कुंदरकी में भी उंगली ही की है। अब वो पता नहीं अलतकिया वाली उंगली है कि रजाई वाली उंगली है कि गद्दे वाली उंगली है, लेकिन उंगली है साहब। समाधान केवल यह है कि हम समस्याएं अब संभल जैसी गिनाते रहें, साथ में समाधान उंगली वाला कायम रखें। एक संभल नहीं साहब, आप 1800 कह रहे थे जी जी, 18,000 उंगलियां संभल पर, ऐसे 18,000। हम कहते हैं ना कि हम लोग बड़ा बौद्धिक शब्द एक तो अपनाते हैं, बड़ा स्टाइल डायलॉग मारते हैं दर्शकों के लिए कि हमने अपने आसपास कितने पाकिस्तान पैदा कर लिए हैं। तो हम भी ऐसे जितने संभल हैं, ऐसे जितने संभल हैं, और मैं तो कहता हूं कि अभी हम जब ये काम पूरा कर लेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे आनंद भाई, वैलोक जी। और हम ऐसे जितने हमारे बौद्ध स्तूप हैं, हमारे ऐसे जैन मंदिर हैं जहां पर कब्जा किया गया है, हम सारे बौद्ध स्तूपों को, अभी गोल गोल होता है उसी के, भाई वो तो बौद्ध स्तूप तो और आसान है, टन से ऊपर एक स्ट्रक्चर बढ़ा दिया और कह दिया होगा अभी हम उस पर जाएंगे। साहब कुल मिला के गंभीरता से कह रहा हूं, इन सारी समस्याओं का समाधान लगातार देता हूं। एक उंगली है, केंद्र सरकार आप लगातार चुन रहे हैं, राज्य सरकारें भी चुनते रहिए, बिहार सेंट्रिक एक अलग से बात कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा समाधान यही है। 25 में समाधान की बड़ी आवश्यकता बिहार को भी है, और बिहार में भी 1-2 संभल नहीं है साहब, 75 संभल होंगे, हर मोहल्ले में संभल होगा। इसलिए समाधान वे नहीं खोज पा रहे हैं, या कंफ्यूज हैं, या अभी पिछड़ गए हैं, जो उंगलियों से ईवीएम के जरिए समाधान नहीं निकालने की आदत डाल पाए हैं। मैं नमन करता हूं अपने उत्तर प्रदेश वासियों को। मैं थोड़ा सा लोकलाइज हो जाता हूं, स्वार्थी हो जा रहा हूं, कि 32 साल के बाद उन्होंने जो है दोबारा उंगली की और इतिहास बदल दिया। और मैं भी, तो एक समाधान है साहब। और मैं भी अपने बिहारी भाइयों को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरा बिहार लखनऊ तक है। बहरहाल अवनीश जी, हमारे बीच लागनाट तो चलती रहती है, लेकिन आपने जो बात कही कि अपने यहाँ के संभलों को देखे, और एक काम है इस बीच अवनीश जी ने जो टोटका दिया है उसका पालन करने पर क्या होगा, ये महाराष्ट्र ने दिखा दिया है कि 60 वर्ष में पहली बार वहां विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा। अवनीश जी प्लीज, आप उंगली दिखा रहे हैं, आप जी नहीं, अब मैं मूक बधिर वाली भाषा में कह रहा हूं, ये समाधान है, ये समाधान है। समाधान वही है। तो आनंद जी आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें प्लीज। अवनीश भाई का स्वरा भास्कर का मुंह छूटता नहीं वो उंगली दिखाई देते हैं तो खैर, ये तो खैर मजाक की बात थी। लेकिन देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी कि जब हम लोग चुनाव में वोट देते हैं तो असल में हम लोग क्या करते हैं। असल में हम लोग अपने खेत पे एक बाड़ लगा रहे होते हैं। बाढ़ क्या हम लोगों को पशुओं से 100% सुरक्षा देती है? नहीं, 100% सुरक्षा नहीं देती। बाढ़ लग जाने से बस इतना होता है कि हमारे पास समय मिल जाता है हमें थोड़ा सा, और उतने समय में अगर कोई पशु जो है वो हमारे खेत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो तो हमें वो दिख जाता है दूर से, और हमें थोड़ा समय मिल जाता है, तो डंडा लेकर हम लोग यहाँ से दौड़ते हैं और उस पशु को मारपीट करके भगाते हैं अपने खेत से बाहर।
तो चुनाव में हम लोगों ने यही किया है, हम लोगों ने एक बाड़ लगा दी, हम लोगों के पास थोड़ा सा समय आ गया है। तो केवल अभी तक हम लोगों ने, हिंदुओं ने जो काम किया है वो सिर्फ बाड़ लगाने का काम किया है, सिर्फ उंगली हिलाई है। लेकिन अब सिर्फ उंगली हिलाने से काम नहीं चलेगा, कभी कभी पूरा हाथ भी हिलाना पड़ता है। तो अब जो है थोड़ी सी मेहनत और हम लोगों को अपनी बढ़ानी चाहिए। 10 साल में बाढ़ जो है वो थोड़ी ठीक-ठाक मजबूत हो गई है, और पशु जो है अतिक्रमणकारी जो है, आक्रमणकारी जो है, वो उतनी आसानी से घुसपैठ नहीं कर पाते। जो घुसपैठ होती भी है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी बात एक बहुत आसानी से समझ में आती होगी, और हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये चीज़ याद रखिए कि पुलिस की संख्या जो होती है, वो अगर वो 10% रह जाए और भीड़ जो है वो 90% हो, मतलब लाख लोगों की भीड़ जब आ जाती है, तो उससे आपकी 10,000 की पुलिस फ़ोर्स जो है वो कुछ ख़ास उसमें कर नहीं पाएगी। तो लाख लोगों की भीड़ जब उतरती है तो क्या होता है, वो आप शाहीन बाग में देख चुके हैं, और दिल्ली में जो एक आढ़तियों और जमींदारों ने आंदोलन किया था और उसमें लाल किले पर भी बहुत सारी बदतमीजियां की थी, हिंसा हुई थी, दलितों का हाथ काट दिया था, बलात्कार की घटनाएं हुई थी, योगेंद्र यादव जैसे लोग उसमें आरोपी भी रहे थे। तो ये सब जब हो रहा था तो आप याद कीजिए और समझिए कि 1 लाख लोगों की भीड़ जब आ जाती है तो पुलिस के हाथ में बहुत कुछ नहीं रह जाता। उससे निपटने का एक ही तरीका है कि अगर 1 लाख की भीड़ उधर से उतर रही है तो आपकी भी 1 लाख की भीड़ सड़कों पर उतरे और विरोध अपना जताए। इसके अलावा भीड़ से निपटने का और कोई तरीका नहीं होता। ये जो भीड़ तंत्र है, इसको हम नहीं चलने देंगे। लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतंत्र से चलेगा। ये चीज़ कुछ लोगों को समझनी होगी। अब मौलाना नोमानी जो हैं, उनका जो आइडियोलॉजी है उनकी, उनका जो मज़हब है, उनकी जो विचारधारा है, वो उनको सिखाती है कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। लोकतंत्र ही गलत है, खलीफा होना चाहिए। और कहीं तुर्की में खलीफा बिठाने के लिए वो लोग खलीफत आंदोलन कर चुके हैं। इतिहास में उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, जो कि गलत है। खलीफत आंदोलन था वो, खलीफा तुर्की में बिठाया जा सके, इसके लिए आंदोलन हुआ था। अभी भी वही चीज़ चल रही है, बार-बार आपको यही होता हुआ दिखेगा। आईएसआईएस को समर्थन इसलिए मिल रहा था, क्योंकि वो अपने आप को खलीफा घोषित कर रहा था। तो भारत से भी उसको समर्थन मिला, कई भारतीय भी जो हैं यहाँ से केरल से उठ-उठ करके भाग करके चले गए। तो ये जो मानसिकता कहीं अंदर बैठी हुई है, अंदर घुसी हुई है उनके, वो मानसिकता उनके पास है ही, वो मानसिकता बिल्कुल उनके किताबों में उनको जो पढ़ाया जाता है, उसमें बार-बार दोहरा करके उनको बिल्कुल बचपन से ही उसी मानसिकता में ट्रेन कर दिया जाता है। और उनसे जब आप निपटने निकलते हैं, तो सीधा तरीका है कि भैया भीड़ का सामना सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही कर सकती है। तो आसपास के जो छोटे संगठन होते हैं, गौरक्षा के दल हों, उनको देखिए, बजरंग दल हों, उनको देखिए। तो बिल्कुल। ऐसे जितने भी संगठन हैं, इन सबको भी थोड़ा-सा मजबूत कीजिए। 1-2 संगठनों की ज़रूरत नहीं है हमें, हमें कई संगठनों की ज़रूरत है। अगर 36 मोहम्मडन नाम वाली ऑल इंडिया एमआईएम जैसी जो पार्टियां होती हैं, ऐसी 36 पार्टियां हो सकती हैं 20 करोड़ की आबादी में, तो 100 करोड़ की आबादी में 200 पार्टियों की जगह है भाई। तो 200 ऐसी छोटी-छोटी पार्टियां, चाहे वो राजनैतिक हो, चाहे वो गैर राजनीतिक सांस्कृतिक हो, ऐसी पार्टियां, ऐसे दल, ऐसे संगठन खड़े किए जा सकते हैं। आसपास में ऐसे संगठन खड़े करने शुरू ठीक। कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको मुकाबला जमीन पर ही करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मुकाबला जमीन पर है, और ये हमारे दोनों अतिथियों ने यही बात कही है। अपनी तैयारी करें, अपना घर संभालें, अपने कूड़े कचरे को बाहर निकालें और थोड़ा रंगाई पुताई करें। दूसरे क्या कर रहे हैं वो उनका काम है, उनकी शिक्षा है। आप क्या कर रहे हैं? आप बचने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको तो बचना है, इसलिए आपकी तैयारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोड़ जा रहा हूँ, इन्हीं सवालों के साथ ले रहा हूँ एक छोटा सा विराम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।